everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, from today onwards, I am going to start a new series of lecture in which I will teach you the class 11th chemistry subject from the NCERT. So this series is very beneficial for the class 11th student as well as for the chemical engineer or any engineer, because the chemistry is the basic subject for the engineering. So don't miss it out. I teach you all the topic in the very easiest way, that is through the mind map, so that you learn the concept in one shot. I hope you like it, and let's begin with the objective of this chapter or lesson. So let's talk about first the objective. After studying this lecture, you will be able to understand and appreciate the role of chemistry in different spheres of life, and we will explain the characteristic of the state of matter. We also classify the different substance into elements, compounds and mixture. We also define the SI units and some commonly used prefix. So these are the some objective of the lesson, today's lecture. So now talk about the basic chemistry or about the chemistry. So if you talk about the definition of the chemistry, that is the chemistry is the branch of science which deal with the composition, property and interaction of matters. तो बेसिकली क्या हम बताना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है किसी भी एक मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। और ये हम किस तरीके से पता करते हैं? इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स. क्या है बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एटम और मॉलिक्यूल्स इसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट है. इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से ही हम केमिस्ट्री को समटाइम्स हम कहते हैं साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नाउ हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की इन आवर लाइफ. सो स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. Basically chemistry play a central role in the science and often intertwined with the branch of science like physics, biology, geology, etc. So chemistry play an important role in our daily life. ये केमिस्ट्री जो है साइंस के अदर ब्रांचेस में भी यूज़ आती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सब मैंने आपको बताया. और साथ में ही ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल रहती है. जो हमारे केमिस्ट हैं वो ज़्यादातर ये उनके में इंटरेस्ट रहता है कि कैसे कोई केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. मीन्स केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग how chemical transformation is occur in different matter. So chemical principles are very important in diverse area like weather patterns, functioning of brain, agriculture, chemical industry, in the pharmaceutical, food industries. तो ये सब चीज़ों में हमारे बेसिक जो केमिस्ट्री है वो यूज़ होती है. जो बेसिकली अब जैसे हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, उसमें CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण है. तो उसकी स्टडी करने के लिए भी हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्री में केमिस्ट्री लाइक पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें बनाने में हमें काम आती हैं. तो बहुत सारी इम्पोर्टेंस हम मतलब बिना केमिस्ट्री के हमारा एक दिन भी नहीं चल सकता, जब तक से हमारा पूरा लाइफ जो है केमिस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है, केमिकल चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है. तो ये हो गई इसके बारे में. क्या अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की. नेचर ऑफ मैटर्स जो है वो बेसिकली
मेटल्स के बारे में हम बताते हैं आपको इसमें। तो ऑलरेडी हम लोग मेटल्स के बारे में फेमिलियर है इन द प्रीवियस क्लासेस से, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेटल्स क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो बेसिकली जैसे एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे हो गया बुक हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑल लिविंग थिंग, ऑल लिविंग बीइंग एक्सेट्रा, जो कि कंपोज होता है मैटर से, मीन्स जिसके पास कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास है और वो कोई ना कोई ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ पर्टिकुलर स्पेस, तो उसको हम कहते हैं मैटर। तो इस मैटर में एवरीथिंग आ जाता है जो कि मास और अपना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जैसे भी जानते हैं कि मैटर्स कैन एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट में। कौन कौन से स्टेट में फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? पहला हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये भी हम जानते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में भी हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड is the particle held in which the particles held very close to each other, ठीक है। और सॉलिड में डेफिनेट शेप और वॉल्यूम रहता है। अब हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर एंड इनडेफिनेट शेप, इसका लिक्विड का इनडेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब गैस की बात करते हैं हम, जिसमें पार्टिकल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और इसमें इनडेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनेट होता है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। ये तीनों जो स्टेट हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं बाय कैसे? टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से। जैसे कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो यूजुअली चेंज टू द लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हम उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या तो उसका रिवर्स ले लेते हैं कि हम गैस को का कूलिंग करेंगे तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को कूलिंग देंगे यानी फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब जो माइक्रोस्कोपिक, ये हो गई बातें सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात, ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या बल्क लेवल पे मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो मैटर को क्लासिफाइड करेंगे तो किस किस पार्ट में करेंगे? मैटर, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं। जो बेसिकली मिक्सचर इज अ कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी भी कंटेन करता है एनी रेशियो में, उसे कहते हैं मिक्सचर, और इट्स मतलब मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अगर और प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्योर सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिक्सचर दे हैव। ये एक प्योर सब्सटेंस जो है मिक्सचर से डिफरेंट कहलाता है। वो कैसे कि जो प्योर सब्सटेंस है उसका एक फिक्स कंपोजिशन रहता है, वेयर एज अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उसका फिक्स कंपोजिशन नहीं रहता है, ठीक है। तो इस फिक्स कंपोजिशन में वेरिएबल रहता है मिक्सचर में, और जबकि प्योर सब्सटेंस में कोई भी कंपोजिशन जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। अगर मिक्सचर को हम फिर सब डिवाइड करें माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस फॉर्म। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? जो होमोजीनियस मिक्सचर है इन विच द कंपोनेंट completely mixed with each other and its composition is uniform throughout it, and it's for example the sugar solution, air are the sugar solution is the example of homogeneous mixture। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस की तो हेट्रोजीनियस में जो कंपोजिशन होगा वो नॉट यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और समटाइम्स ये डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व, उससे डिफरेंट कंपोनेंट भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर को 2 भाग में हमने डिवाइड किया, कौन कौन से? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फॉर्म में। अब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं जिसमें कंपोजिशन सेम रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है।
तो इसमें दो चीज़ आ जाती है, एक एलिमेंट और दूसरा आ जाता है कंपाउंड। तो बेसिकली जो प्योर सब्सटेंस है फर्दर क्लासिफाइड किया हमने किस में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। अब एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दिस पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूल्स, एकदम एक टाइप के पार्टिकल्स यूज करते हैं, वो एटम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिर्फ एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये प्योर एलिमेंट हो गए, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लें, मीन्स दो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, H2, दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी एलिमेंट्स के बारे में। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंबाइन करके टू और मोर एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल्स की बात मिलती है। अगर हम कंपाउंड की बात करें, व्हेन द टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन, ठीक है। और कंपाउंड्स में जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि द एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो एंड दिस रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि किस तरीके से सब एलिमेंट और कंपाउंड में हम डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमें मैटर के बारे में सब चीज़ पता चल गई, हमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पता चल गई, नेचर ऑफ मैटर हमें पता चल गया कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स एंड इट्स देयर मेजरमेंट, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के बारे में बताएं तो जो एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी and these properties are can be classified into two categories, that first one is physical property and second one is chemical property. So in the physical property we can be observed or measured without changing the identity of the substance. जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी कोई भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका अपीयरेंस चेक कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, कलर हम देख सकते हैं, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, ये सब हम लोग मेज़र कर सकते हैं। सो इसको कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो chemical property is observed or measured as a substance change in the identity. अगर हम किसी भी मतलब जब मेज़र कर रहे हैं कोई भी चीज़, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, उसकी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज करके हमें मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ें, तो उससे हमें मिल जाती है केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एबिलिटी टू बर्न, रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें उसकी मेज़र करने में हम वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ठीक। अब बात करते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो जो है वो स्टैब्लिश इन 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। वो कौन सा था, CGPM मीन्स कॉन्फ्रेंस जनरल द पीरियड ऑफ मेजर्ड इन द गवर्नमेंट ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अ डेवलपिंग ट्रेंड्स नोन एज मीटर कन्वर्जन विच वॉज साइंड इन पेरिस इन 1876, ठीक है। तो ये SI यूनिट का इन्वेंशन के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली द SI सिस्टम हैज़ 7 बेस्ड यूनिट। जो SI सिस्टम है उसकी 7 बेस्ड यूनिट है। कौन सी बेस्ड यूनिट है? These units are pertain to 7 fundamental scientific quantities. The order physical quantities such as speed, volume, density and can be derived from these quantities. देखो कौन कौन सी fundamental quantities हैं फिजिकल
लाइक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें बेसिक हमारी क्वांटिटी है। इसके सिंबल्स ये हो गए, लेंथ के लिए L हो गया, मास के लिए M हो गया, टाइम के लिए T हो गया, करंट के लिए I हो गया, टेम्परेचर के लिए T हो गया। ठीक है, तो इसके पर्टिकुलर SI यूनिट क्या हो गई, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन्स, और उसको सिंबल, यूनिट को सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके यूनिट्स हो गई। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स होगी। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स में जैसे हमारे पास आ जाता है येक्टो, जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, ठीक है, सेंटी, डेसी, डेका, हेप्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ये सारी चीज़ें प्रीफिक्स है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि डेसी को 10⁻⁻7, डेका का 10 होता है और हेक्टा का 10⁻2। तो ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। तो इस प्रीफिक्स के हिसाब से आप मतलब सेंटेंस में बोलेंगे तो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और अगर मैथमेटिकली आपको डेसिमल और ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करना है तो आप ये 10⁻समथिंग लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास किसके बारे में बातें हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटी विथ यूनिट्स के, फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर ली, और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट की बात कर ली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जैसे मास और वेट। अब बेसिकली कन्फ्यूज़न ये होता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो हम बात करते हैं मास की। तो मास इज़ अ सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मीन्स कि मास वो है किसी भी मैटर का कितना अमाउंट है, उसको हम अमाउंट ऑफ मैटर को हम मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स मास ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, वाइल जब हम वेट की बात कर रहे हैं तो हम वेट किस में बात करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। वेट में हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रेविटी के थ्रू हमें फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसकी बात करते हैं तब हम वेट को कंसिडर करते हैं। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज वेट मे बी वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द ग्रेविटी पोजीशन। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अगर कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, अब जो है एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको टेबल बताई, उसमें जो मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम। ठीक है, और मीन्स कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और ये जो है केमिकल स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल यूज, अगर हम केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ करते हैं तो 1 किलोग्राम को 1 ग्राम कैलकुलेशन 1000 ग्राम कैलकुलेशन लेके करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम इज़ द यूनिट ऑफ लीटर। वॉल्यूम हैज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। जो हमारा वॉल्यूम है उसकी यूनिट क्या होती है, लेंथ क्यूब। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। तो लेबोरेटरी में हम जो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, हम कॉमनली यूनिट्स जो लेते हैं एसआई यूनिट, वो मेज़र करते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये विजुअलाइजेशन में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं कि 1 लीटर जब लेबोरेटरी पर्पस में लेंगे तो हम 1000 ml लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी इज ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो वो हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम लेबोरेटरी पर्पज से लेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं टेम्परेचर।
अब ये जो आपको फिगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रही हूँ मैं उसके बारे में भी बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ये बताऊँगी कि 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, केल्विन जो है वो SI यूनिट है। ठीक है, जो टेम्परेचर की SI यूनिट है वो है केल्विन। अगर हम थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दिस स्केल, अगर थर्मोमीटर हम डिस्कस करें यहाँ पे इस स्केल पे, तो क्या दिखा रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट करके हम क्या दिखा रहे हैं कि जो केल्विन स्केल है, जो फर्स्ट वाला जो केल्विन स्केल है उसमें 273 जो एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो थर्मोमीटर स्केल है सेल्सियस में कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये कौन कौन से, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल में 32 टू कहाँ तक जाता है, 212 तक। ठीक है, और केल्विन स्केल में जाएगा 273 टू 373 तक। ठीक है, अगर हमें कन्वर्जन की बात करें फ़ारेनहाइट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 32। इसी तरीके से केल्विन में चेंज करने को डिग्री सेंटीग्रेड से, उसमें सिंपली हम 273 से ऐड कर देंगे। तो यहाँ स्केल्स जो मैंने आपको थर्मोमीटर स्केल दिखा रखा है, तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिखा रहा है। तो ये सेल्सियस स्केल में हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, जबकि केल्विन स्केल में 273 और फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब रूम टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन स्केल में और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में और 310 केल्विन स्केल में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। बॉइलिंग पॉइंट कर ले तो टॉप मोस्ट मीन्स सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन केल्विन स्केल में 373 केल्विन। ठीक है, तो ये हमने आपको स्केल्स के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। ये पूरा आपका माइंड मैप है। ये पर्टिकुलरली सिमिलरली इसी टाइप से मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। इस इमेज को आप प्रिंट आउट निकाल के खुद से रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़। पूरा ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ आऊँगी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स और लॉज ऑफ केमिस्ट्री को लेके। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना